हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में ये देखेंगे कि आरओ एआरओ के 2021 के पेपर में जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, किस तरीके का पेपर आया था। बेसिकली एक एनालिसिस करके देखेंगे इनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से अप्रोच करना है और क्वेश्चंस का जो नेचर था वो किस तरीके का था। मतलब आप वो सिंपली घटना चक्र से कर सकते थे, लूसेंट से कर सकते थे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने वाले थे, तो वो कैसे पहचाने कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने वाले थे, कौन से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बेसिक या जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे करने थे, कौन से क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज वगैरह है तो उससे आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देखेंगे ताकि आपको पढ़ते हुए ये अंदाजा रहे कि हाँ, जब भी कभी हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये एक क्लियर कट आइडिया रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाला है, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें हमें गलती नहीं करनी है, और यहाँ पर इसमें ये कैच है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये आरओ 2021 का ऑफिशियल पेपर है। तो चलो बात करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पीसीएस का पेपर उठा लेना, आई थिंक 22 का पेपर है, आप ये उठा लेना। आप देखोगे कि ये जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि ये हाइड्रो पावर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये चारों कीवर्ड जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे हर साल क्वेश्चन आता है। आप बीईओ का पेपर दोगे या तो उसमें क्वेश्चन रखा मिल जाएगा, या आपको पीसीएसजे में रखा मिल जाएगा, या आपको आरओ में देखो ये रखा मिला था और पीसीएस में भी पूछ रहा था। तो मतलब क्वेश्चन इधर के उधर होते रहते हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टॉपिक मैंने आपको जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने जो आपको पीडीएफ दी है, मतलब जो मैंने आपको पिक्स दी हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया भी है कि ये टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में पढ़ लो। अब स्पेशली जैसे भारत में इस समय आपने देखा है कि सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, पिछले 5-6 सालों से तो लगातार बहुत काम हो रहा है। कभी चंडीगढ़ में, कभी दमन दीव में, जितने भी आपके लाइक एयरपोर्ट वगैरह हैं, कोची वोची का, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। सो मतलब सोलर एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें इनोवेशन लगातार की जा रही है भारत सरकार के द्वारा एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। सो सोलर एनर्जी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो इस तरह से आपको पकड़ना आना चाहिए। अब जैसे टाइप्स ऑफ एनर्जी है तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में डिटेल में पढ़ लो, लाइक हाइड्रो पावर एनर्जी क्या होती है, जल विद्युत ऊर्जा या वायु ऊर्जा क्या होती है, परमाणु ऊर्जा क्या होती है, ये सब थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। डिटेल में पढ़ने का मतलब ये है कि उसके बारे में 6 से 7 स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए, जो बेसिक एकदम है, पूरा कोई रिसर्च नहीं करनी है उसके ऊपर, लेकिन हाँ बेसिक चीज मालूम होना चाहिए 4-5। इस वाली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको 30-40 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे उतना बताऊंगा, फिर दूसरे वीडियो में आपको उसके आगे का बता दूंगा, बिकॉज ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे और आपको देखने में समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें क्रोनोलॉजी लगानी है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आरओ एआरओ के लिए समझ लीजिए एकदम पेट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने रट रखा है, पढ़ रखा है, तो आपके लिए बहुत ईजी है। क्या इसमें कैच है, देखिए अब इसमें आपको 4 चीजें दी हुई हैं कि भैया भारतीयों के द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब हुआ, रिशड़ा में, यानी कि रिशड़ा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। सो वहां पे पहली जो जूट मिल है उसका प्रारंभ कब हुआ था, भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन कब हुआ था, और बंबई में पहली कपड़ा मिल का की जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी। अब आपको यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, जितने भी लोग आरओ का पेपर देने वाले हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपको जो डेट्स हैं, डेट्स ईयर है कोई, अगर स्पेसिफिक फैक्ट है कोई, उस पर बहुत ध्यान देना है। एंड स्पेशली इस तरीके की चीज, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है कि कहाँ पे पहली कपड़ा मिल लगी है, मुंबई में स्टील का पहली बार उत्पादन कब हो रहा है, रिशड़ा वेस्ट बंगाल में पहली जूट मिल का स्टार्टिंग कब हो रही है, भारतीयों के द्वारा चीनी उद्योग जो है वो कब डेवलप किया जा रहा है। तो ये सब चीजें प्योरली फैक्चुअल है। अब यहाँ पे ये आरओ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते। और इसमें अगर आपको मालूम है सिंपली कि 1903 में क्या था, 1913 में क्या था, इस तरीके से अगर आपको ईयर एग्जैक्टली मालूम है, तुरंत आप इसमें क्रोनोलॉजी सेट कर लोगे। तो इसमें तुरंत आप जैसे ही उसमें लगाओगे कि हाँ इसमें ये था, तो आपका तुरंत आंसर निकल आएगा। आंसर बाकी आपको मालूम ही होगा, या वो तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस टाइप का था। ये भी अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। पहला क्वेश्चन तो वेरी इजी, मतलब वो अगर आपने घटना चक्र भी कायदे से पढ़ी है तो आप कर लोगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है ज्योग्राफी की तो आप आराम से कर लोगे, एनवायरमेंट वगैरह की थोड़ी नॉलेज है तो भी आप कर लोगे। पहला क्वेश्चन इज इजी, दूसरा क्वेश्चन को आप मॉडरेट की कैटेगरी में रखोगे, टफ तो नहीं है लेकिन मॉडरेट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यूपी स्पेशल से आ गया है। इसमें क्या है, इसमें जो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर थे उनकी वर्तमान में अवस्थिति यानी कि प्रेजेंट स्टेटस उनका क्या है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। अगर आप घटना चक्र की तत्वसार पढ़ोगे, या फिर आप एस चांद वाली बुक पढ़ोगे, या फिर आप वाणी की बुक पढ़ोगे, या कोई भी आप एक नॉर्मल यूपी स्पेशल की बुक पढ़ोगे, तो आप उसमें देखोगे कि आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे मौसम नगर है तो वो महोबा है, कोयल है तो इसको आज की तारीख में अलीगढ़ बोलते हैं, महोदय श्री है वो कन्नौज है, लेकिन जो जेजाक भुक्ति है वो बुंदेलखंड था। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड है, कौशाम्बी कहीं से भी नहीं है। तो अगर आपने नॉर्मली भी पढ़ रखा है तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन कोई नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत आपको नंबर देके जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में जैसे आप बात करोगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। अब देखो ये टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है। अगर आपने एकदम कहीं पे ऐसे पढ़ रखा है कि हाँ भाई जो नौचंदी का मेला है उसमें ऐसा होता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो आपको पता है तो ठीक है, वरना जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके बाद सोचोगे यार ऐसा कौन सा मेला है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों नहीं आते हैं। मतलब हर ही कोई आएगा ना, उसमें कहीं ऐसी कोई बैरिकेटिंग
तो लगी नहीं होती है कि नहीं भाई हिंदू ही आएंगे, मुसलमान ही आएंगे, या क्रिश्चियंस ही आएंगे, या ऐसा सिख आएंगे। सो ये थोड़ा सा एक डाइसी क्वेश्चन है। बहुत से यूपीएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ को देख के कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा एक ये भी चीज़ था कि आप अगर इसमें मोस्ट पॉपुलर थोड़ा सा मतलब एक स्किल होता है, लाइक अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इस तरीके से देख सकते थे कि यार इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं। अब आप जब ऑप्शन पे जाओगे तो देखो यार, एक ऑप्शन दिया है बाबरो बाबा का, एक दिया है फूलडोर का मेला का, एक दिया है बटेश्वर का मेला, और एक दिया है नौचंदी का मेला। अब आप इसमें थोड़ा सा ऐसे सोच सकते थे कि यार जो बटेश्वर का मेला है थोड़ा सा पशु मेला होता है, लाइक उसमें एनिमल का पूरा वो फेयरवेयर होता है ना, ऊंट ऊंट और ये सब आगरा में लगता है। सो नौचंदी का मेला जो है इसमें आप थोड़ा सा एक गेस कर सकते थे कि यार मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सबसे जो रेलिवेंट लग रहा है वो यही लग रहा है, जैसे आप कुछ नहीं मालूम है तब भी आप कम से कम ये जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है इसको तो हटा ही सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा एक मतलब इस चीज को समझने की कोशिश करो। आंसर जो है ना वो या तो मोस्ट पॉपुलर वाले में गलत या सही होता है, या फिर जो बहुत जिसमें कुछ खास बात होती है वही होता है। एकदम से छोटा निकाल करके जनरली नहीं होता है। अगर आप यूपीपीएससी के पेपर को पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आप कहीं कहीं से थोड़ा सा ये चीज आपको समझ में आएगी। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आप थोड़ा सा ये चीज ऑब्जर्व करना, खुद करना ये चीज बैठ के 15-20 मिनट। आप देखना कि जो बहुत पॉपुलर सा बड़ा सा कोई चीज होती है उसी में आंसर गलत या सही दिया होता है। एकदम छोटी चीज में वो नहीं घुमाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आप सारी चीज नहीं रट सकते। मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि आप सारी चीजें रट के जाओ, सारे मेले रट के जाओ। लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो मेले हैं, जैसे नौचंदी का मेला है, बटेश्वर का मेला है, या जो और 2-4 मेले हैं जैसे आपका ये मथुरा के हैं, वृंदावन के हैं, तो वो सब आपको एटलीस्ट मालूम होने चाहिए। सारे नहीं भी मालूम है तो मेन तो आपको मालूम ही हो। उसके बाद में जैसे बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखो झीलों वाला जो यार टॉपिक है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी उसमें जो पिक्स वाली दी है मैंने उसमें भी बताया है। झीलें हर तरीके की पढ़ लो। इट्स लाइक कि जैसे जो मीठे पानी की झील है उनको भी पढ़ लो, जो फ्रेश वाटर झील हैं या जो आपकी सॉल्ट वाटर लेक होती है उनको पढ़ लो। अब जैसे चिल्का है तो वो किस तरीके की है, लगून झील किस तरीके की होती है, या जो आपकी जो कोलेरू है वो किस तरीके की है, वूलर तो इसमें देखो ऑप्शन दिया ही हुआ है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए ना इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। इसमें 3-4 ऑप्शन सब इंपॉर्टेंट ही दिए हैं। जैसे वूलर है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, कोलेरू और सांवर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए झीलों का टॉपिक थोड़ा सा कायदे से पढ़ लो। स्पेशली यूपी में जितनी है, जम्मू कश्मीर में जितनी है, थोड़ा थोड़ा त्रिपुरा में जितनी है, महाराष्ट्र में जितनी है, कम से कम जो भी आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसमें यार आधों का तो पढ़ लो। मेन में जितनी है वो एटलीस्ट आपको उनके संग थोड़ा होना चाहिए। अगर आपको एक्जैक्टली सारी नहीं भी याद है तो कम से कम मेन बेसिक तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ना कहीं ऑप्शन में होगा तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर जाओगे। तो झील आपको पढ़नी है, ये ईजी क्वेश्चन में आएगा। मेला वाला जो है वो अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, वरना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। इंटेलिजेंट गैसिंग करोगे क्या पता आपका सही हो जाए, लेकिन हाँ वो मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, वो ईजी तो नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए बात करें अगर तो ये आपका क्वेश्चन आता है, समुद्री चक्रवात की तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली था। अगर आपकी इसमें कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आपको इसके लिए कोई और बहुत करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको हर जगह देखने को मिल रहा था। अरब सागर से ये आपका उठा था तौकते, तो ये बेसिक था, ये आपको हर किसी को मतलब ऑलमोस्ट पता होता है। इसके बाद अगर बात करें मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। अब इसमें भी आप थोड़ा अगर आप एक गेस कर सको, जैसे जब आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया हम कैसे जाने कि क्या करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। देखो यार ऐसे समझो, मिताली एक्सप्रेस है ये किन 2 शहरों के बीच चलती है वो पूछ रहे हैं। अब ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी चल रही है, आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो शेख हसीना है वहाँ की और ये यहाँ के जो मोदी जी हैं इनके बीच में आपने देखा है रिलेशन की, जैसे ये लोग जाते आते रहते हैं, कभी किसी का कुछ हो रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है। जैसे किसी के 50 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, कभी किसी के 100 साल हो गए, कभी किसी के 75 साल हो गए, तो कुछ ना कुछ सिक्के वगैरह जारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पैक्ट साइन हो रहा है, तो ये लोग इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। उसके अलावा आपने देखा ही है कभी ना कोई चीज जो है इंडिया से उनको डोनेट की ही जाती रहती है। सो मतलब इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो काफी मतलब अच्छे हैं, और यहां से इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प उनको दी जाती है। तो कनेक्टिविटी भी इंप्रूव करने की बात हमेशा चलती रहती है कि भाई कैसे रेल लिंक कर दें, कैसे हम इधर से ये चीज भेज दें, वो चीज भेज दें, है ना। पूरा नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ये कनेक्टिविटी बिल्ड करने की बात चलती रहती है। तो ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज बनी रहती है। तो ये जो इवेंट है ये कोई ऐसी इवेंट नहीं है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है, इसलिए ये यहां पूछा गया है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो जिस इंसान को एक्सपीरियंस होता है, जो यूपीपीएससी का हैक समझ लेता है, जिसको समझ में आने लगती हैं चीजें कि कैसे, तो वो तुरंत यही पढ़ेगा, और ये पढ़ेगा तो उसमें फिर उसको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि यार दिस कैन बी आस्क्ड। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आपको हर चीज नहीं पढ़नी है, लेकिन इस तरीके की जैसे कोई चीज है तो वो आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करें जैसे कि 8वां क्वेश्चन है, घरेलू उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम क्रम सही है। अब देखो यार इन्वायरमेंट से अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, देखो अगर फैक्चुअल आएगा तो फैक्चुअल में लाइक पॉल्यूशन से आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज से आ जाएगा, ओजोन से रिलेटेड आ जाएगा, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड। लेकिन अगर प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आपका इकोसिस्टम से ही आता है जनरली, अगर आप देखोगे, या फिर फूड चेन वगैरह से आ जाएगा, या फिर जो इकोलॉजिकल नीश वगैरह होती है उससे आ जाएगा। आपने पीसेस का पेपर देखा होगा, उसमें भी इकोलॉजिकल नीश का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड बेसिक क्वेश्चन है। एंड अगर आपने थोड़ा बहुत भी एनवायरमेंट के बारे में आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा है, तो आप उसमें लगा ले जाओगे कि यार सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किस इकोसिस्टम की होती है, ये इसमें पूछा गया है आपसे। तो इसमें आप लगा
ले जाओगे कि हाँ भाई मैनग्रोव में होती है, फिर आपकी घास के मैदान में होती है यानी कि ग्रासलैंड वगैरह में, जिसमें चीता वगैरह जो है वो हिरन वगैरह दबोचते हैं, एंड लाइक उसके बाद आपका फिर झील है, एंड उसके बाद में फिर सागर है। तो मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आप जब इन्वायरमेंट में बेसिक चीज़ भी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने घटना चक्र को भी केवल कायदे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, इसमें कोई टफ बात नहीं है। इसके बाद नवा क्वेश्चन आता है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है। सिंपली इसमें आपको देखिए आंसर पता है कि यहाँ 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक होता है वो होता है। आप चाहें उत्तर प्रदेश की जो तथ्यसार आती है आप उसको उठा लेना, उसमें जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसको उठा लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन सबसे सामने मिल जाएगा, सबसे सामने मिल जाएगा। सबसे बेसिक किताब है, सबसे पतली और हल्की किताब है, वो तो इंसान ने मतलब हर किसी ने पढ़ी होती है। वाणी आप उठाओगे आराम से मिल जाएगा, एच चांद की बुक उठाओगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, या फिर इसके अलावा राकेश सरस्वत की बुक उठाओगे TMH की, वो भी उसमें मिल जाएगा। इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो आपके उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है उसमें कैसे क्या चीज़ें हैं, कितनी सीटें हैं, कितना कितना आरक्षण है, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, किस आर्टिकल में बात की जाती है, क्या क्या स्पेशल पावर्स होती हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है तो पता होना चाहिए उसमें। तो उस हिसाब से अगर देखें इसके आगे अगर बात करें तो ये जो 10वां क्वेश्चन है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ध्वनि वाला, साउंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर उसके एक दो एग्जाम्पल पढ़ रखे होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिकल, जैसे कि आपका ये सितार वगैरह है, तो इसमें किस तरीके की जो साउंड वेव्स हैं वो उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं उसमें। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये परीक्षा वाणी की जो एक पॉइंटर आती है, मैं आपको एक्जैक्टली बता रहा हूँ, अगर किसी को चेक करना हो तो जाकर वो चेक कर सकता है। परीक्षा वाणी की एक पॉइंटर आती है, जैसे घटना चक्र के कंपाइलेशन आते हैं उस तरीके से मोटा सा कंपाइलेशन आता है, उसमें 1 लाइनर्स दिए होते हैं, उसमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कॉपी पेस्ट मारा हो। एक दो क्वेश्चन और भी हैं इसके आगे, वो भी एग्जैक्ट ऐसा लगता है कि उससे कॉपी पेस्ट मारे हो। सो कहीं ना कहीं दिया होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं दिया नहीं होता है। प्रीवियस ईयर में ये कहीं ना कहीं 10-12 साल पहले आया भी है, मैंने एक बार ऐसे में देख रहा था तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी। बट हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जिसने पढ़ा है उसके लिए ईजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ है। जो थोड़ा सा आर्ट बैकग्राउंड का है, जैसे इतना आइडिया नहीं फिजिक्स वगैरह, तो उसके लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है। इसमें मैंने अब 10 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको कायदे से समझा पाऊं। देखो ये पेपर आपको मिल जाएगा, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी, हर चीज फ्रीली अवेलेबल है इधर उधर नेट पे, लेकिन समझ आपको ऐसे हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे लेके चलते हैं। भले 140 क्वेश्चन है, 10-10, 20-20, 30-30 क्वेश्चन लेंगे, छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, लेकिन कम से कम हर क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी के ऑफिशियल पेपर है, तो इसमें किसी तरीके की लापरवाही करने कोई फायदा नहीं है। मैं एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन पूरे करा दूं, लेकिन आपको समझ में ना आए, फिर आप जब लेके बैठो तो आप सारी चीजें पढ़ो और उसके बाद में फिर आप सब भूल जाओ, कंफ्यूजन हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लगातार इसलिए पढ़ते रहो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर कमेंट में आपको थोड़ा सा भी आपको लगा करे कि हाँ आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बाय बाय, टेक केयर।